हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद आप सभी से बात करने का मौका मिला है, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद जो है आज फिर मैं रीसबमिशन के लिए मैं आज अपने सिस्टम पे बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे कस्टमर का कॉल आ रहा था और इस बीच में मेरे पास मौका नहीं मिल पा रहा था कि मैं सिस्टम पे बैठ के और कुछ वर्किंग कर सकूँ। लेकिन फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि आज के डेट में गलत कहें तो किसे कहें और सही कहें तो किसे कहें, सहारा ये चाहती है कि कस्टमर को पेमेंट ना मिले और सरकार भी यही चाहती है कि कस्टमर को पेमेंट ना मिले। आज मेरा खुद का अपना खाताधारी है और मेरा खाताधारी जो है, आप भी हैरत करेंगे कि एक बुज़ुर्ग इंसान और अपना ही पैसा लेने के लिए इतना इन्हें ठोकर खाना पड़ रहा है और एक चीज़ को साबित करने के लिए ये क्या नहीं कर रहा है और हर तरीके से ये कोशिश कर रहा है कि मेरा पैसा किसी तरीके से सहारा से मिल जाए और सरकार मेरा पैसा दे दे। लेकिन सरकार भी अपने हिसाब से ही सहारा पीड़ित जमाकर्ता को पैसा दे रहा है और सहारा तो चाह ही रहा है कि सहारा के जितने भी पीड़ित जमाकर्ता है उनको पैसा ही ना मिले। तो इससे एक ही अंदाज़ा लग रहा है कि सरकार और सहारा दोनों ही मिली हुई है, क्योंकि अगर सहारा चाहती कि मेरा कस्टमर या मेरा जो पीड़ित जमा करता है उनको टाइम से पैसा सरकार से दिला दे तो वो सरकार से दिला सकता था, लेकिन वो ऐसा चाह नहीं रहा। सरकार जो है अपने हिसाब से ही काम करेगा और सहारा तो अपने हिसाब से काम कर चुका है। आइए मैं दिखाता हूँ इस बुज़ुर्ग को कि ये बुज़ुर्ग अपने पैसे लेने के लिए क्या क्या नहीं इन्हें करना पड़ रहा है। और इनका एक बार रीसबमिशन नहीं, दो तीन बार रीसबमिशन हो गया। और सबसे हैरत की बात यह है कि 2 बार इनके एफिडेविट बने हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे सीआरसी से एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि सीआरसी के जितने भी बैठे हुए अधिकारी हैं और सहारा के बैठे हुए जो अधिकारी हैं, जो वेरीफाई कर रहे हैं कागज़, जो डेफिशिएंसी भेज रहे हैं, अगर डेफिशिएंसी ही भेजना है तो उन सभी अधिकारी से बस एक ही गुजारिश मैं करना चाहूँगा कि इस तरीके से सहारा पीड़ित जमाकर्ता को परेशान ना करें। आपको अगर डेफिशिएंसी भेजना है तो एक ही बार में आप डेफिशिएंसी भेजें, चाहे वो उसका डेट ऑफ बर्थ का करेक्शन हो, चाहे उसके नाम में प्रॉब्लम हो, चाहे उसके पिता के नाम में प्रॉब्लम हो, चाहे उसके एड्रेस में प्रॉब्लम हो, चाहे उसका कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम, पार्ट अपडेट नहीं हुआ हो, चाहे उसका मेंबरशिप अपडेट नहीं हुआ, कुछ भी अगर अपडेट नहीं हुआ है तो सहकारिता मंत्रालय से सीआरसी से बस यही गुजारिश है कि सहारा पीड़ित जमाकर्ता को इतना परेशान ना करें, क्योंकि वो एक काम करने के लिए और एक ही बार अगर आप डेफिशिएंसी दे दें उसको या उसके मोबाइल पे या उसके किसी भी ज़रिए उसको अगर एक ही बार में ये सारा करेक्शन दे दे तो वो बेचारा एक बार में ही अपना डेफिशिएंसी क्लियर करने की कोशिश करेगा। थोड़े ठीक है तो हम एक बार नहीं, 2 बार, 2 बार नहीं, 4 बार, 4 नहीं, 10 बार हम जाके अपना कोई भी करेक्शन या कोई भी कमी जो है हम ठीक करवा सकते हैं या करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इस बुज़ुर्ग को आप देखिएगा कि ये बुज़ुर्ग सही से चल नहीं पाते हैं और उसके बावजूद भी ये अपना डेफिशिएंसी ठीक कर रहा है। तो मेरा बस एक ही, जैसे अभी मेरा गुजारिश था सहकारिता मंत्रालय से सीआरसी से कि एक ही बार आप करेक्शन भेजें, एक ही बार डेफिशिएंसी दें। एक डेफिशिएंसी आज आप देते हैं, एक डेफिशिएंसी 2 महीने बाद देते हैं, एक डेफिशिएंसी फिर 2 महीने बाद देते हैं। इस तरीके से सहारा पीड़ित जमाकर्ता को आप सिर्फ परेशान कर रहे हैं, उसको पैसा नहीं दे रहे हैं, सिर्फ एक पैसा का एक जरिया बना रखे हैं पोर्टल। लेकिन उस पोर्टल से जो है ना, किसी कस्टमर का मुझे लग नहीं रहा है कि भला हो रहा है, क्योंकि उसे एक डेफिशिएंसी आपने 2 महीना पहले भेजा, वो बेचारा ठीक करता है, फिर उसके 2 महीने के बाद फिर आप डेफिशिएंसी भेजते हैं, बेचारा फिर वो ठीक करता है, उसके बाद फिर आप 2 महीने के बाद डेफिशिएंसी भेजते हैं। तो इस तरीके से वो कितनी बार डेफिशिएंसी ठीक करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बात को ना बढ़ाते हुए मेन मुद्दे पे आते हैं और पेपर में आपको दिखाता हूँ कि इनका काम शुरू से लेके अभी तक देखिए कितनी बार हुआ है। तो आइए फ्रेंड्स, चलिए मैं इनको सीधा पेपर में आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड लीजिए, ये अंकल जी हैं, काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, मेरे ही कस्टमर हैं और मैं आपको एक एक चीज़ में दिखाने की इनका शुरू से मैं कोशिश करूँगा कि फ्रेंड्स आप देखिए
कि इनका सारा चीज़ जो है कितनी बार क्या क्या हुआ। ये अंकल जी हैं, इनका पहला जो ऑनलाइन डिमांड हुआ वो हुआ 8/10/2023 में, और 8/10/2023 के बाद इनके इसमें करेक्शन आया। मैं शायद करेक्शन भी दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर इनका करेक्शन होगा तो। देखिए फ्रेंड्स, पहले इनका करेक्शन भेजा गया कि आधार कार्ड का पूरा नाम सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटाबेस से मेल नहीं खा रहा है, यानी कस्टमर का आधार कार्ड। उसके बाद दोबारा इसी में दे रखा दावेदार जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है। ये फर्स्ट टाइम इसका करेक्शन आया। उसके बाद जब ये करेक्शन इन्होंने ठीक करवाया तो उसके बाद फिर इनका करेक्शन यहाँ दे रहा है दूसरी बार में, आधार कार्ड के अनुसार जमाकर्ता का पिता या पति का नाम सोसाइटी रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहा है। पहले आधार कार्ड से मेल नहीं खा रहा है, चलो कस्टमर ने वो भी ठीक किया। जब वो फर्स्ट टाइम में सहकारिता मंत्रालय या सीआरसी ने अगर ये चीज़ भेजा तो उसी वक्त ये भी भेज सकता था कि आपके पिता के नाम में भी प्रॉब्लम है। उस वक्त भी इसका एफिडेविट बना। अब चलिए मैं उसका एफिडेविट भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये फ्रेंड्स इसका डिमांड हुआ। उसके बाद देखिए पहला एफिडेविट बनाया, देखिए 28 मई में। 28 मई के बाद इनका जो एफिडेविट बोला गया कि आपका नाम आधार कार्ड से मैच नहीं खा रहा है, तो इन्होंने ये एफिडेविट बनाया। ये एफिडेविट ओके होने के बाद जो इसका फिर से करेक्शन आया, जो करेक्शन मैंने आपको दिखाया, और ये ठीक होने के बाद जो है फिर से इनका ऑनलाइन किया गया, रीसबमिशन किया गया। और रीसबमिशन होने के बाद जो है इनका एक अकाउंट ओके किया गया, और एक अकाउंट भी देखिए कितना 31/5/2024 में ही इनका रीसबमिशन कर दिया गया। जब ये रीसबमिशन हुआ उसके बाद देखिए इसके में जो मैंने अभी आपको दिखाया कि पिता का नाम आधार कार्ड के अनुसार मेल नहीं खा रहा है, तो रीसबमिशन होने के बाद फिर इनके फादर के नाम में करेक्शन दिया। फादर का नाम ठीक करने के बाद उनका भी एफिडेविट बना, ये एफिडेविट बना हुआ है। अब ये एफिडेविट बनने के बाद अब इनका दोबारा जो है ये देखिए फिर से रीसबमिशन इनका हुआ। अब ये रीसबमिशन जो है इनका मेरे हिसाब से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीसरी बार है। तीसरी बार इनका रीसबमिशन हो रहा है, और इतनी बार रीसबमिशन होने के बावजूद भी आप देख लीजिए फ्रेंड्स कि ये अपने आप को प्रूफ दे रहा है कि मैं सही हूँ और सहारा ने मेरे साथ गलत किया। आप इतना हमें परेशान ना करें। सरकार से यही गुहार ये लगा रहा है कि आप जो जो चीज़ हमसे मांग रहे हैं हम वो चीज़ देने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी आप हमें हमारा पैसा ब्याज के साथ देने के लिए तैयार नहीं हैं। तो आप बताएं कि सीआरसी के बैठे हुए अधिकारी से सिर्फ इतना ही जानना है कि क्या इन्होंने पैसा जमा करके बहुत बड़ी गलती किया? क्या इसकी ये गलती थी कि सहारा में पैसा जमा करना चाहिए था? सीआरसी के बैठे हुए अधिकारी से सिर्फ यही गुजारिश है मेरी कि सहारा के पीड़ित जमाकर्ता को इतना परेशान ना करें। जो भी डेफिशिएंसी देना है आप एक बार पेपर चेक करें, और एक ही बार पेपर चेक करने के बाद उसको करेक्शन भेज दें कि वो बेचारा एक ही बार में अपना करेक्शन ठीक करवा ले। अब ये जितनी बार ठीक करवाएगा उतनी बार इसका पैसा लग रहा है। इन्हें ये लगेगा कि हम जहाँ जा रहे हैं ठीक करवाने के लिए वो हर बार हमसे 100, 200, 500 रुपये ले रहा है। और जायज़ बात है कि 500, 200, 400 रुपये एकदम खर्च हो रहा होगा इनका, क्योंकि जो एफिडेविट बना है एफिडेविट का ही आप जानते हैं कि 100, 150, 200 रुपये एफिडेविट का ही चार्ज है, कहीं भी आप बनवा लें। तो गुजारिश है कि जो भी कागज़ वेरीफाई कर रहे हैं इतना सहारा के पीड़ित जमाकर्ता पे या सहारा पीड़ित खाताधारी पे प्रॉब्लम या उनको इतना ना परेशान करें। आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग जितने भी हैं
जिनकी डेफिशिएंसी आई हुई है वो जल्दी से जल्दी अपना डेफिशिएंसी दूर करें और सीआरसी के पोर्टल से जो भी अमाउंट मिल रहा है आप लोग लेने की कोशिश करें और जल्दी से जल्दी आप सभी को पेमेंट मिल जाए, क्योंकि सरकार और सहारा दोनों एक नक्शे कदम पे चल रहा है। सरकार भी हर बार कुछ न कुछ करेक्शन भेज दे रहा है। सहारा तो पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, तो सहारा से उम्मीद रखना भी बेकार है। जो पोर्टल पे जो भी गाइड आ रहा है उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अपना अपना पैसा लेने की कोशिश करें। हाँ, फिर से लास्ट में एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि जितने भी सहारा के जमा करता है वो अपने कार्यकर्ता से संपर्क करें और जितने भी कार्यकर्ता हैं वो अपने जमाकर्ता से संपर्क में रहें कि जिससे उनका पैसा जो है पोर्टल के ज़रिए मिल जाए। और दूसरा चीज़ ये कि एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा कि 5 तारीख के डेट में PIL लगाया गया है। आप लोग भी जो है 5 तारीख के डेट में जो सुप्रीम कोर्ट में PIL का जो तारीख था, मैं खुद वहाँ मौजूद था सुप्रीम कोर्ट में। मेरी वीडियो जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं जो PIL में जुड़ना चाहते हैं, कृपया वो सभी अपने संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर के नीचे PIL में आप लोग जुड़े और जिस स्टेट से भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं उस स्टेट में उस संगठन के अधिकारी मौजूद होंगे, उस संगठन को देखने वाले व्यक्ति मौजूद होंगे। आप लोग उस संगठन से वहाँ पे संपर्क करें संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन से, और वहाँ संपर्क करें और आप लोग PIL से जुड़े कि सरकार के द्वारा आपका पैसा सहारा से ब्याज के साथ मिल सके। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में PIL लग रहा है तो आप लोग इस PIL का हिस्सा बने कि जिससे सरकार को भी समझ में आए और सरकार भी समझ सके कि सहारा के अंदर में कितना पीड़ित जमा करता है जो आज अपने पैसों के लिए दर दर के ठोकरे खा रहा है। आज वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता है, आज वो अपने बच्चों की शादी नहीं कर सकता है, आज वो भरपेट अपना खाना नहीं खा सकता है, क्योंकि सारा पैसा जो है सहारा के अंदर में इन्वेस्ट किया इस आस पे कि कल के डेट में एक अच्छा रिटर्न मुझे मिल जाएगा कि हमारा अपने जमाकर्ता जो हैं, पीड़ित जमाकर्ता जो हैं वो अपने अपने कार्यकर्ता से संपर्क में रहें। और जितने भी कार्यकर्ता अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो जमाकर्ता से संपर्क में रहें। और हाँ, बहुत सारे ऐसे अभी भी व्यक्ति हैं जो आपको गुमराह कर रहा होगा कि आप सहारा पोर्टल पे ना जाएं और पोर्टल से आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, सहारा के ऑफिस से ही मिलेगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि सहारा के बैठे हुए जितने भी जो अधिकारी हैं उन सभी को सैलरी मिल रहा है, उन सभी के बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे स्कूल में, लेकिन हमारे जैसे कार्यकर्ता जो हैं ना तो सही से कमा पा रहे हैं और ना ही अपने बच्चों को सही से पढ़ा पा रहा है। तो इस भरोसे में ना रहें कि सहारा के किसी भी ऑफिस से सहारा का पेमेंट हो पाएगा, काउंटर से कहीं से काउंटर से पेमेंट नहीं हो पाएगा। तो अभी जो रास्ता आप सभी को दिख रहा है कि पोर्टल पे जाएं और पोर्टल के माध्यम से जो है अपना अमाउंट लेने की कोशिश करें। हाँ, डेफिशिएंसी भेजा ज़रूर जा रहा है, कमियां बहुत भेजा जा रहा है, जो कि ये सारी कमी जो है वो सहारा की है, ना कि पीड़ित जमाकर्ता की है और ना ही कार्यकर्ता की, क्योंकि कार्यकर्ता को भी जो गाइडलाइन ऊपर से दिया गया वही गाइडलाइन उन्होंने फॉलो किया और उसी के ज़रिए से पीड़ित जमाकर्ता का अमाउंट इन्वेस्ट करवाया सहारा के अंदर में। आप दोनों अपना तालमेल बना के रखें और एक दूसरे का सहयोगी बने और सहयोग करें, क्योंकि जब तक एक दूसरे का सहयोग और सहयोगी नहीं बनेंगे तब तक जो है सहारा से इस सहारा के बैठे हुए जितने भी मैनेजमेंट अधिकारी हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो एक केस लड़ने के लिए वहाँ करोड़ों रुपया खर्च कर सकता है, लेकिन सहारा के पीड़ित जमाकर्ता को वो करोड़ों रुपया का पेमेंट कर दें वो उन्हें मुनासिब नहीं दिखता है। तो इसलिए सहारा के काउंटर से तो पेमेंट होना मुझे नहीं लगता है कि पॉसिबल है। सरकार जो भी कर रहा है अपने हिसाब से बहुत अच्छा कर रहा है और मेरा हर हमेशा गुजारिश भी रहा है कि कमी जिसकी भी मुझे दिखता है या मुझे जो समझ में आता है मैं वो चीज़ आप तक रखने की कोशिश करता हूँ कि सहारा तो पेमेंट नहीं देगा। अभी सिर्फ एक ही माध्यम है, पोर्टल या फिर PIL से आप लोग जुड़े और यही एक माध्यम है सरकार तक अपनी बात पहुँचाने का।
और सरकार तक अपनी बात रखने का कि सरकार हमारी बात को समझे और हमें ब्याज के साथ सहारा से पेमेंट दिलाने की कोशिश करे, कि जिससे आने वाला जो हमारा भविष्य है वो कम से कम ठीक हो सके। अच्छा तो खैर अब नहीं हो सकता है, लेकिन कम से कम हम ठीक हो सके, कुछ आगे सरवाइव कर सके। यही मेरी गुजारिश है सरकार से भी। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप सभी से यही गुजारिश कि एक दूसरे का सहयोगी बने, सपोर्ट करें और कंधे से कंधा मिलाकर रहें। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। नमस्कार, खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।